आप सभी का आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। मेरा जो सेक्शन रहता है वह रहता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें हम डेली 10 जो प्रश्न होते हैं वह डिस्कस करते हैं और उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ बन सकती है वह भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज भी हमारे 10 प्रश्न रहेंगे जिसमें हम देखेंगे सारी जानकारियाँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि प्रोक्सिसम जो ऑप्टिमिल होता है फ्यूज़, इसके बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास निकटता। फ्यूज़ एक फ्यूज़ है जो स्वचालित रूप से एक विस्फोटक डिवाइस को विस्फोट करता है जब लक्ष्य को दूरी पूर्व निर्धारित मूल्यों से कमी हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि यह अनुमान लगाया जाता है कि यह एक फ्यूज की तुलना में 5 से 10 गुना एक घातक को बढ़ाता है। ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला क्या कहता है? पहला कहता है, तो आपको बता दूं कि जो इस पे दोनों ही आपके उत्तर क्या होंगे? सही होंगे। यानी कि निकटता फ्यूज क्या होता है? एक फ्यूज है यह जो कि स्वचालित रूप से क्या करता है? एक विस्फोट डिवाइस को विस्फोट करता है। ठीक है। जब लक्ष्य की दूरी पर निर्धारित मूल्य से कम हो तब करता है। ठीक है। कब करता है? तो जब लक्ष्य की जो दूरी होती है वह पूर्ण निर्धारण मूल्य से कम होती है। इसके साथ साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्य जो फ्यूज होते हैं उसकी तुलना में क्या होता है? 5 से 10 गुना तक का क्या होता है? घातकता को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया का सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास शाहीन, ब्रह्मोस, हेलाफायर या फिर हापुन। ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मोस। ठीक है। अब देखो, ब्रह्मोस पूरी दुनिया में, ठीक है, यह भारत में ही नहीं, यह पूरी दुनिया में क्या है? सबसे तेज वाली मिसाइल मानी जाती है। तो आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दुनिया में क्या है? सबसे तेज मिसाइल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्मोस। ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन टैक्स के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास 8 साल से अधिक पुराने वाहनों को रोड टैक्स के 10 से 25% दर से वसूला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका सार्वजनिक परिवहन जो वाहन होते हैं उन पे सिटी जो बस होती है उन पे कम ग्रीन टैक्स है वह लगाना चाहिए। ठीक है। आपको बता दें कि इसका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा। ठीक है। ग्रीन टैक्स के लिए कैसे? देखो, 8 साल से तो अधिक पुराने परिवहन होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनकी जो फिटनेस के जो प्रमाण पत्र है वह नवीकरण के समय क्या रोड टैक्स के 10 से 25% के बाद क्या पंजीकृत प्रमाण पत्र में नवीन के समय का व्यक्तिगत वाहन जो कि सार्वजनिक होते हैं जैसे कि सिटी बस ग्रीन टैक्स को लगाया जाना आवश्यक है। तो क्या कह रहा है कि जो 8 साल से पुराने जो परिवहन होते हैं उन पे रोड टैक्स में 10 से 25% दर का क्या वसूला जाना चाहिए? 8 साल से पुराने। ठीक है। अधिक पुराने। और दूसरा क्या आएगा? जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं इन पर जैसे कि सिटी बस हो गई, इन पे क्या कम टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि सिटी बस में ऐसा होता है कि अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं? इसमें सफ़र वगैरह करते हैं, तो इसमें सबसे कम टैक्स लगाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन टैक्स किन वाहनों को छूट मिलेगी? ऑप्शन है आपके पास विद्युत गाड़ियाँ, एसयूवी, सार्वजनिक परिवहनों की बसें या फिर इसमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विद्युत गाड़ियां होती है इनमें क्या होगा? इनमें ग्रीन टैक्स की जो वाहनों हैं इनको छूट मिलेगी। अब देखो, जो वाहनों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन हो गए और जो वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, एक तो सीएनजी हो गया जो कि इथेनॉल है, एलपीजी हो गया, एलपीजी इत्यादि में क्या होगा? उपयोग किए जाने वाहन होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, इसके साथ हीटर हुआ इत्यादि जो ग्रीन टैक्स होते हैं इन पे क्या होगी? इसको छूट मिलेगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक तो सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी आदि में क्या होता है? इनमें जो उपयोग होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ये चीज़ें होती है इनमें क्या होगा? इनमें ग्रीन टैक्स को छूट मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। चलिए, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति पूछी गई है कि कौन करता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो उच्च न्यायालय है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी जो नियुक्ति है वह भारत के क्या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश और
न्यायाधीशों का जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अब किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 217 का जो खंड 1 है, ठीक है, 217 का जो खंड 1 है उसके तहत नियुक्त किया जाता है। किसे? तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीशों का जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, यानी कौन सा अनुच्छेद, तो 217 का खंड 1, ठीक है, इसके तहत नियुक्त किया जाता है। तो आपका इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका फॉर्म्स थ्रेड जो ग्रेस केस के बारे में सही कथन चुनिए। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे तीसरे न्यायाधीश के मामले का पूछ रहा है आपसे कि तीसरे जो न्यायाधीश है इनके बारे में सही कथन चुनना है। ऑप्शन है आपके पास इसका निर्णय 1993 में किया गया था। दूसरा है आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार 3 के बजाय 5 सदस्यों के निकाय के लिए किया गया था। आपको बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तीसरे जो न्यायाधीश होते हैं इनके मामले का जो निर्णय है यह एक तो 1993 में नहीं किया गया था, 1998 में किया गया था, ठीक है, 1998 में दिया गया था। राष्ट्रपति के सुझाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो कॉलेजियम होते हैं इनमें 3 के बजाय कितने 5 सदस्यों का निकाय का विस्तार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक तो आपको याद रखना है कि इसका जो निर्णय है वह तो 1998 में किया गया था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का जो विस्तार है वह 3 की बजाय कितने 5 सदस्यों का निकाय किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरित ब्रांड क्या है। ऑप्शन है हरित ब्रांड एक प्रकार के धन जुटाने एक निश्चित संसाधन है जो विशेष रूप से जलवायु और जो पर्यावरण परियोजना होती है इनके धन जुटाने के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास यह निवेशकों के लिए एक प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह आपका जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा, यानी कि जो हरित ब्रांड है इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का धन जुटाने का एक निश्चित संसाधन भी है जो कि जलवायु परिवहन जो परियोजनाएं होती है इनमें धन जुटाने का आरक्षण है, और यह निवेशकों के लिए क्या है, एक प्रोत्साहन और कर छूट होती है उसको प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और दो बी दोनों ही सही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका यह कि भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, इसे आपको याद ही रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में तो मतलब आ ही जाता है। तो देखो भारतीय सिनेमा का जो पिता है वह किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज कपूर को, राज कपूर को, दादा साहेब फाल्के को या फिर हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के। अब देखो दादा साहेब फाल्के जो फाल्के है इनको भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, ये तो ठीक है। अब देखो 1913 में, ठीक है, 1913 में इन्हें पहली जो पूर्ण लंबाई वाली जो फीचर फिल्म है जो कि राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, ठीक है, इसी के लिए इन्हें क्या किया जाता है, भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल को हुआ था, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ऑप्शन है आपके पास पहला कि यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ और इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यह तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो गया है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था जो कि अमृतसर में, और इसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, अमृतसर में होता है अमृतसर नरसंहार ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही होगा। दूसरा है जनरल डायर के जो कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर के निहत्थे भारतीयों को एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी, ठीक है, यह भी सही है, ठीक है। आप सभी जानते हैं जनरल डायर के जो कप्तान थे इनके जो उनके सैनिकों को उन्होंने क्या कहा था कि चारों तरफ से घेर लिया गया था जलियांबाग में, कुछ लोग तो वहीं पर जो कुआं स्थित था उसमें ही मतलब अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। कहा जाता है कि आज भी जो वह बाग है उस पर मतलब कि गोलियों के निशान आज भी मतलब याद के लिए रखे गए हैं कि यह घटना हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ यह कब हुई थी आपको याद रखना है कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे कि अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास यह 1970 से अधिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि यह 1970 से क्या आधुनिक जो पर्यावरण था उसके आंदोलन के जो जन्मगांठ थी उसके वर्षगांठ के चिन्ह के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा क्या है, इसका मकसद इस ग्रह के महत्व के बारे में जागरूकता करना है। हाँ, जागरूकता, जो कि विश्व पृथ्वी, हमारे तो पृथ्वी पर ही रहते हैं हम, तो इसका जो मकसद है यही होगा कि हमारा जो ग्रह है इसको मतलब कि इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 6 या फिर 10। आपको बता दें कि एक वर्ष में अधिकतम, ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में भारत रत्न सम्मानित किया जाता है, यानी कि सिर्फ 3। ठीक है, अधिकतम अगर माना जाए तो सिर्फ 3 जो व्यक्ति है इनको ही क्या भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वह यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।